नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूं मैं संगम विहार में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल गोयल जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। यूँ तो बहुत सारे मुद्दे सोशल मीडिया पर आजकल चल रहे हैं, विधानसभा से रिलेटेड है, महंगाई से रिलेटेड है, जनता से रिलेटेड है, लेकिन आज हम जो बातचीत की शुरुआत करेंगे वो संगम विहार से शुरू करेंगे। संगम विहार में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, पुलिस की क्या कार्रवाई है, किस तरीके से बीजेपी नेता इस अपराधों को देखते हैं, आज अब इसी चीज़ से शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद वंदना जी। जी सर, संगम विहार में आए दिन नए नए आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। अभी हाल ही में सामने आया है कि एक लड़के ने बाइक पे सवार होकर स्कूल की छात्रा को, जो कि नाबालिग है, उसको गोली मार दी। बताया जा रहा है कि लड़की अभी भी हॉस्पिटल में है और खतरे के अंदर ही है, लेकिन पुलिस की अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं वंदना जी, सही मायनों में जहाँ कानून व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि अपराधियों के मन में जब तक पुलिस का डर नहीं होगा, अपराध नहीं घटेंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, संगम विहार के सभी निवासियों को एक बात ज़रूर उनसे आग्रह करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम अपनी बच्चियों पर कंट्रोल करते हैं, अपनी बेटियों पर कंट्रोल करते हैं, उस तरीके से हम अपने बेटों पर कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? निश्चित तौर पर जब हमारी बहन की गोली लगी है, हमारी जो बेटी की गोली लगी है, वो भी तो किसने मारी है, वो भी तो किसी का बेटा है। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि बच्चे रात भर कहाँ घूमते हैं? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि वो कहाँ तफरीबाजी कर रहे हैं, कहाँ लफंगागिर्दी कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एक परिवार के मुखिया होने नाते, परिवार के होने नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से समझें। और उनको भी जिस तरीके से हम बेटियों को टॉर्चर करते हैं, बेटियों से जवाबदेही मांगते हैं, उसी तरीके से बेटों से भी जवाबदेही मांगनी शुरू करें। और ये एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई के अंदर जहां सरकार को जागरूक रहने की आवश्यकता है, जहां दिल्ली पुलिस को जागरूक रहने की आवश्यकता है, वहां हम अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं बच सकते। हमको भी समाज में प्रत्येक परिवार के बच्चों को भी हमको लड़का लड़की बराबर मानते हुए जिस तरीके से हम अपनी बेटी से, बच्ची से जवाब तलब करते हैं, उसी तरीके से हम अपने बेटों से भी जवाब तलब करना चाहिए। कहाँ पर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, देर से क्यों आए, क्या करा? और जब तक ये शुरुआत नहीं होगी तब तक हम इस पर 100% अंकुश लगाना मुश्किल होगा। अगर 100% इस बात पर अंकुश लगाना है तो जहां दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, वहां पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमको भी अपनी जिम्मेदारी पर निभा करके आगे बढ़ना चाहिए। सर, सबसे बड़ा सवाल ये होता है किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए एक हथियार की ज़रूरत होती है, और आजकल देखा जा रहा है जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको हथियार बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि किसकी कमी है? पुलिस की कमी है कि सरकार की कमी है? कैसे उपलब्ध हो जाते हैं? नहीं, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। जहाँ ये बिल्कुल ठीक है, जो अवैध हथियार होते हैं, अवैध हथियार बच्चों के हाथ तक पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और वो माफिया इस किस्म के काम कर रहा है और वो अपने मिशन पर कामयाब हो पा रहे हैं। अगर कहीं पर हमारी दिल्ली पुलिस इसको नहीं देख पा रही है, जितना देखती है एक्शन भी लेती है, बंद भी करती है, कार्रवाई भी होती है, वहाँ पर फिर वही बात आती है कि जब तक हम अपने बच्चों को नहीं रोकेंगे, अपने बच्चों पर निगाह नहीं रखेंगे, अपने बच्चों को अच्छा बुरा नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, तब तक हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चलेंगे। और जब बच्चे गलत रास्ते पर चलेंगे तो गलत काम होंगे। तो इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी से वंचित नहीं हो सकते। और मैं एक बहुत स्पष्ट उदाहरण दे करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि जहाँ पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था, पांडव जो जीते थे वो इसलिए जीते थे कि उनकी माता की निगाह हमेशा बच्चों पर रहती थी, वो गलत काम करने से रोकती थी। और जो कौरव 100 होने के बाद में भी, सबसे शक्तिशाली होने के बाद भी, एक एक मारती ऐसा मारती जो 5 पांडवों को मार सकता था। लेकिन वहाँ पर जो था कि उनके माँ और बाप दोनों बच्चों की गतिविधियों को नहीं देख सकते थे, उनके गलत काम नहीं रोक सकते थे, या उन्होंने नहीं रोके, उसके दुष्परिणाम सामने हैं। इसलिए आज मैं प्रत्येक हिंदुस्तान के परिवार के मुखिया से निवेदन करता हूँ, माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना है, तो उन पर पैनी निगाह रखना ज़रूर शुरू करें। जहाँ पर बच्चे गलती करें उनको बैठा लें, समझाएं, रोकें, टोकें, तो उसमें देश का भी फ़ायदा है, उनके परिवार का भी फ़ायदा है, बच्चे का भी फ़ायदा है, और क्षेत्र में शांति होगी, हमारी बच्चियाँ भी सुरक्षित रहेंगी।
सर जिस तरीके से छोटे बच्चों के हमने बात करी मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों का मानना है कि इन सब में सबसे बड़ा रोल आज का इंटरनेट निभाता है। एक तरफ से हमारा भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, हर हाथ में मोबाइल है। छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल चलाना भी नहीं जानते थे, मतलब पैदा होते उनको मोबाइल्स चाहिए। तो नहीं लगता है आपको कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो पिछड़ भी रहा है? नहीं, देखो, मैं इंटरनेट को मैं मना नहीं करता, वाकई में इंटरनेट का भी हाथ है। और लेकिन अब एक फिर वही बात आ जाती है कि जब हमारा बच्चा रोता मोबाइल उसके हाथ में दे देते, हम उसके हाथ में खिलौना क्यों नहीं देते? हम उसके साथ खेलते क्यों नहीं हैं? हम उसके साथ बैठते क्यों नहीं हैं? आजकल क्या है, मम्मी पापा बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल में रेम चला कर दे दे। अब जब बच्चे को मोबाइल दे देंगे और बच्चा मोबाइल चलाएगा तो शुरू में वो रेम्स देखेगा, बाद में अपने आप ही सब चीज़ चलाना शुरू कर देता है, बच्चा देखना शुरू कर देता है। हम जब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग करके हम नेट की जिम्मेदारी, इंटरनेट पर जिम्मेदारी लगा रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस पर जिम्मेदारी, वो ठीक है, दिल्ली पुलिस भी जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था भी जिम्मेदार है, मोबाइल भी जिम्मेदार है, लेकिन उसमें हम कितने जिम्मेदार हैं इस पर हमें देखना पड़ेगा और हमें अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा। जी सर, पूरे देश में देखा जा रहा है सीबीआई और ईडी का खेल खेला जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वंदना जी, ना सीबीआई ईडी का कोई खेल नहीं खेला जा रहा। सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, सारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। और सीबीआई का काम है भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, ईडी का काम है भ्रष्टाचारियों को पकड़ना। और अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है और उसमें सीबीआई अपना काम कर रही है, तो इसमें दुरुपयोग का क्या सवाल है? यानी ये कहो कि अगर सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई का सदुपयोग हो रहा है, आप उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है ना। अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ती है तो आप कहोगे ये दुरुपयोग हो रहा है, नहीं पकड़ती है तो आपको पुलिस निकम्मी है। अगर सीबीआई अपना काम कर रही है तो दुरुपयोग हो रहा है, और सीबीआई अपना काम नहीं करती तो आपको सीबीआई क्या करी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ईडी क्या करी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये संस्थाएं क्यों बैठी हुई हैं? हाँ, तो इसलिए सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है और उसको अपना काम करने दिया जाए। जो लोग गलत हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग, उनके खिलाफ एक्शन होगा और जो ईमानदार हैं वो बरी आएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु बात ही नहीं है, इसमें होना भी, सचाना भी नहीं चाहिए। तो सर सारा भ्रष्टाचार विपक्ष में ही क्यों? क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नेता नहीं है? आप मुझे ये बताओ, चोरी करूं मैं तो भैया पकड़ा तो मैं ही जाऊंगा, आप तो पकड़े नहीं जाएंगे। कल को मैं कोई नहीं जी, मैं ही क्यों भ्रष्टाचार, वंदना जी क्यों नहीं पकड़ी जा रही? अरे वंदना जी ने कुछ करा होगा जब भी तो पकड़ी जाएंगी ना। तो इसलिए सवाल क्या है कि जो भी व्यक्ति है वहाँ कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं है, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, वहाँ पर व्यक्ति विशेष है। किस व्यक्ति ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा है, किस व्यक्ति के पास नंबर दोगे कितने कितने पैसे हैं। अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो एक्शन उस व्यक्ति पर हो रहा है, कोई संस्था, सरकार, पार्टी पर नहीं हो रहा। इसलिए जो गलती कर रहा है उसकी सज़ा उसको मिल रही है, उसकी सज़ा वही भुगत रहा है। इसलिए आप इसको राजनीतिक चश्मे से ना देख करके इसमें ये देखो, जो पकड़े जा रहे हैं क्या वो वाकई में भ्रष्ट है? क्या उन्होंने अपराध करा है? क्या उनके पास ब्लैक मनी पकड़ी गई है? और अगर ये सब पकड़ी गई तो भ्रष्ट है, उनको भ्रष्ट की निगाह से देखा जाए। उनको इस निगाह से क्यों देखा जाता है कि वो कौन सी पार्टी कार्यकर्ता हैं, कौन से पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से धर्म के लोग नहीं है, कौन सी जाति के लोग हैं, कौन सी जाति के लोग नहीं है? क्यों देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं? अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है, आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है, गलत काम करने से रोका जा रहा है, तो इसमें तो सरकार को शाबाशी देनी चाहिए, सीबीआई को शाबाशी देनी चाहिए, ईडी को शाबाशी देनी चाहिए। जो अपना काम कर रहे हैं उस पर आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आप अगर इस तरह के आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर देश की जनता देख रही है कि आज नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को पकड़ रहे हैं, आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, और ये अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जी सर, आपकी सीआईडी है, आपकी सीबीआई है और आपकी ईडी है, और 14 घंटे आप लोगों ने मनीष सिसोदिया के घर पे रेड करी, तो मिला क्या? सीबीआई ने रेड करी ना, ईडी ने रेड करी ना, तो क्या मिला क्या नहीं मिला सीबीआई ईडी वाले बताएंगे। मैं तो उस रेड में शामिल नहीं था, लेकिन इसमें डरने की जरूरत क्या है? अगर कुछ नहीं मिला तो मनीष जी बिल्कुल पाक साहब बाहर आएंगे, हम सब उनका स्वागत करेंगे, और कुछ मिला तो उनको सज़ा मिलेगी। इसमें घबराने क्या बात है? और क्या मिला क्या नहीं मिला ये उनका जांच का दायरा है, और जांच के दायरे में जो भी ठीक है, जो गलत है उस पर एक्शन होगा, जो ठीक है उनको बरी करा जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं। तो सर आपका ये कहना है कि अभी तक मनीष सिसोदिया चोर है, ऐसा साबित नहीं हुआ है? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो साहूकार है,
और जहाँ तक चोरी का सवाल है वो बड़ा स्पष्ट है कि 5 लाख के कमरे अगर 25 लाख में तुम बना रहे हो, जिसकी जो 5 लाख में बन सकते हैं, 6 लाख में बन सकते हैं, और उसको आप 25-30 लाख रुपए बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू तो साफ दिखाई दे रही है। और अगर उसको वो गमन हो रहा है तो उसको गमन को रोकने की जिम्मेदारी भी तो मनीष सिसोदिया की है। लेकिन सर मनीष सिसोदिया के ऊपर जो रेड पड़ी थी वो शराब घोटाले को लेके पड़ी थी। नहीं, शराब घोटाले के अंदर भी बड़ा स्पष्ट है कि आपने एक तरफ, अगर आप शराब घोटाले की बात करते हैं, लगभग 150 करोड़ रुपए आपने माफ़ करा। क्यों माफ़ करा? कि कोविड काल के अंदर शराब की दुकान बंद थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षा के मंदिर थे, जहां पर बच्चे पढ़ने जाते थे, अगर वो शिक्षा के मंदिर बंद थे तो उन पर आप बिजली बिल भी माफ़ नहीं कर सकते, उन पर आप पानी का बिल भी माफ़ नहीं कर सकते। और शराब माफियाओं को आप 150 करोड़ रुपए माफ़ कर रहे हैं। ये आपकी कथनी और करनी में अंतर है। और इसी के अंदर दिखाई देता है कि 150 करोड़ सरकार के जो माफ़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेबल के अंदर कोई ना कोई सौदेबाजी हुई है जिससे माफ़ीनामा हुआ। सर आपने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 150 करोड़ शराब के उस घोटाले में माफ़ कर दिए, तो सर नरेंद्र मोदी ने भी तो माल्या के ऊपर 12,000 करोड़ माफ़ किए हैं, उसका तो कोई प्रूफ नहीं। देखो, आप माल्या की बात करें, माल्या किसका सांसद था? कांग्रेस का सांसद था। कि उसको लोन कब मिला? कांग्रेस के टाइम में मिला। कांग्रेस के टाइम में लोन मिला, कांग्रेस का सांसद था। और कांग्रेस में क्या होता था, फ़ोन करते इसको लोन दे दिया जाए, कोई फाइल नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। और उसके बाद में हमारी सरकार ने तो जिन्होंने लोन लिया उन पर अंकुश कसा है, उनको पकड़ने की कोशिश जारी है और उनके हलक में से पैसा निकालने वाली बात आ रही है। मोदी जी किसी को माफ़ नहीं कर रहे। अगर मोदी जी माफ़ कर रहे हैं तो गरीब जनता को माफ़ कर रहे हैं। मोदी जी ने लिए हैं गैस के सिलेंडर, जो लोग सक्षम थे, जिनकी इनकम 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए साल से ज़्यादा थी, उनसे निवेदन करके सिलेंडर लेकर गरीबों को सिलेंडर बांटे हैं। इसलिए चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे जनधन योजना है, चाहे बेटी बचाओ बेटी योजना है, हर योजना के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो एनपीए है, जितना उसके टाइम में एनपीए होता था, आज उतना एनपीए हमारे टाइम में नहीं हो रहा। हम तो बैंकों का एनपीए कम करा रहे हैं। जो लोग पहले पैसा मार के भागते थे, आज वो स्थिति बहुत कंट्रोल है, बहुत अधिक कंट्रोल है। अगर आप ये देखें कि पिछले मुकाबले पर, आपके मुकाबले पर बहुत अधिक कंट्रोल है। तो इसलिए आप ये ना कहें कि नरेंद्र मोदी किसी को माफ़ करा है, आप ये कहें नरेंद्र मोदी जी ने तो जिन्होंने खाया है उनके हलक से निकाल रहे हैं। सर गुजरात में शराब बिल्कुल बैन है, फिर भी गुजरात में लोग शराब पी के मर रहे हैं और 10,000 करोड़ का घोटाला वहाँ से शराब के 10,000 करोड़ का घोटाला वहाँ शराब से सामने आ रहा है। तो वहाँ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? वहाँ सीबीआई क्यों नहीं जा रही? वहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही? नहीं, देखो, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर गुजरात सरकार ने शराब बंद करी है तो वो बधाई के पात्र है। और जो लोगों ने घर में कच्ची भट्टी चला करके शराब बना करके शराब बेची है और शराब के में कुछ लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई है, तो उस पर सब पर एक एक पर एक्शन हो रहा है। कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और वो बात फिर मैं जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही वो अभी की, जहाँ हम सारी बात सरकारों पर डाल रहे हैं, वहाँ कम से कम अपनी जिम्मेदारियों पर देखें। यानी निश्चित तौर पर जो कच्ची शराब बना करके बेच रहे हैं वो भी तो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं। क्या उनको ये काम करना चाहिए? क्या उनके परिवार वालों को इस काम को बढ़ावा देना चाहिए? क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को इसको अंकुश नहीं लगाना चाहिए? हम सारी चीज़ जब सरकारों पर डालना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में तो ये समस्याएं खड़ी होती हैं। सरकार तो एक्शन में है, एक्शन लेगी, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी, आप इस बात की चिंता ना करें वंदना जी। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना शुरू करें अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है। सर गुजरात की ही बात करते हैं। गुजरात में अभी हाल ही में अंडानी का जो पोर्ट था, गुजरात में पोर्ट है, वहाँ पे कई करोड़ों की हीरोइन पकड़ी गई है, जिसका आज तक कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, मैं आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि कई करोड़ों की हीरोइन पकड़ी गई है। अगर वो हीरोइन पकड़ी गई है तो उस पर भी एक्शन होगा, ना का कोई मतलब ही नहीं है। कोई किसी की, हाँ वो चीज़ है कि वो चीज़ आप तक पता नहीं चली होगी, पकड़ी गई पता चली हो, उसके बाद क्या एक्शन हो ये आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप जानकारी लेंगे तो उस पर आगे भी क्या एक्शन हो आपको पता लग जाएगा। सर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, इवन किसी मीडिया ने उस पर खबर तक चलाने से मना कर दिया, क्योंकि गुजरात में बीजेपी सरकार है इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं, मीडिया स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र मीडिया भी न्यूज़ नहीं चलाएगी तो आप भी तो उसको क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, आप भी तो मीडिया के पार्ट हैं। क्या आपको नरेंद्र मोदी जी ने रोका? क्या आपको गुजरात सरकार ने रोका? नहीं रोका ना। इसलिए अगर जो या तो उस बात में सच्चाई नहीं है
और अगर सच्चाई है तो किसी को किसी ने नहीं रोका। और मैं तो ये बात खुद कह रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम से ये बात सुन रहा हूँ, इसलिए इस पर मैं अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुजरात सरकार पर, मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, भाजपा सरकार पर है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जो गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। मुझे अपनी दोनों सरकारों पर 100% इस बात का विश्वास है। सर, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी विधानसभा में हर मुद्दे पे बात करती है, लेकिन जब महंगाई का मुद्दा आता है तब वो चुप रहती है, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें? लोकसभा। आप एक बात बताएं कि ईडी की छापे के बाद ही महंगाई याद क्यों आई? मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि जब इनके पास ईडी के छापे पड़े, सोनिया गांधी जी को बुलाया गया, राहुल को बुलाया गया, तभी इनको महंगाई याद आई। उससे पहले इनको महंगाई याद क्यों नहीं आई? यानी ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बना रहे हैं। और अब जहाँ महंगाई की बात है, मैं फिर हाँ ठीक है, महंगाई है, नहीं होनी चाहिए, महंगाई बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर हम इसका तुलना करें 2004 से 2014 के बीच में 21% तक महंगाई बढ़ी है, सिर्फ 6% महंगाई बढ़ी है। मैं महंगाई का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन तुलनात्मक देखो ना, तो उस टाइम उनको अपने टाइम की महंगाई याद नहीं आ रही है। आज अगर इस कोविड काल में 2 साल तक देश पूरी तरीके से जाम हो गया था, कोविड काल के बाद में इधर रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, उधर पूरे विश्व के अंदर सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने अपनी वैक्सीन बना करके 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ टीके, 250 करोड़ टीके फ्री लगाए हैं। वो पैसा भी तो कहीं से आया होगा ना। आज जो कल तक हम जेट नहीं खरीद सकते थे, आज राफेल खरीद रहे हैं, आज S-400 खरीद रहे हैं, आज हम युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे हैं, वहाँ भी तो पैसा कहीं लग रहा होगा जी। कल तक हम सब चीज़ आयात करते थे, किल भी आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं, रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं। कितने बड़े गौरव की बात है। कल तक कोई हमें सुनता नहीं था, आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि भारत क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आज हम श्रीलंका की मदद, आज देखो श्रीलंका के अंदर हालत क्या है, आज देखो पाकिस्तान के अंदर हालत क्या है, जहाँ भूखमरी फैल रही है। उन सबको देखते हुए भी सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। हमने 2 साल तक गरीब लोगों को राशन भिजवाया। आप ये देखें कितना बड़ा काम हमने करा है। हमने कोविड जो कोरोना काल के अंदर जो वो कपड़े थे जो डॉक्टर बैठ के इलाज करते थे, मैं उनको भूल गया, वो किट हम आयात करते थे, आज हम किट निर्यात कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने आगे बढ़े हैं। और वैक्सीन, आज से पहले हम वैक्सीन 10-10, 12-12 साल बाद हमारे पास वैक्सीन आती थी। आज हमने वैक्सीन बनाई है, अपने दिल्ली भारतवासियों को वैक्सीन लगाई है और विदेशों में भी वैक्सीन भेजी है। आज पूरे विश्व में 60% हमारी वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। कितने बड़े गर्व की बात है। आज देश चारों तरफ आगे बढ़ रहा है, चाहे सुरक्षा का मामला है, चाहे IT का मामला है, चाहे एजुकेशन का मामला है, चाहे दवाई का मामला है, चाहे मेडिकल लाइन, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं। और विपक्ष बौखला रहा है। विपक्ष को ये अच्छा ही नहीं लग रहा है कि हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और वो कोई ना किसी बात पर बिना बातों की टांग अड़ा रहा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम भारत की जनता की बात करें, जिसके लिए भारत आगे बढ़ रहा है, जब वो परेशान है, वो विद्रोह पर उतर रही है, तो भारत देश का आगे बढ़ने का फ़ायदा क्या? जनता ही नहीं रहेगी तो भारत राज किस पे करेगा? देखो, आप जहाँ तक जनता की बात कर रहे हैं, जनता में कोई विरोध नहीं है। जनता निश्चित तौर पर देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं। और जब गरीबों ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं तो जनता नहीं भड़क रही, जनता सारी परिस्थितियों को समझ रही है। इस परिस्थिति में देश हमारा आगे बढ़ रहा है, इस परिस्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं, जनता ये देख रही है। जनता ये देख रही है कि जो विरोधी दल हैं, जो लोग बिना बातों मुद्दा बनाकर वातावरण ख़राब कर रहे हैं, देश की व्यवस्था को ख़राब करने में लगे हुए हैं, जनता आज उनसे नाराज़ है। और जनता अगर हमसे नाराज़ होती तो लगातार भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार विपक्षी दलों का ग्राफ घट रहा है। जनता उनको नकार रही है। क्यों नकार रही है? कि वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं और अपने हित की बात में जनता को ढाल बना रहे हैं। और हम सिर्फ जनता के हित की बात करते हैं। हम किसी भी कीमत पर इलेक्शन की राजनीति नहीं करते। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर हमें जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया है तो हम उस सेवा में लगे हुए हैं। हम भ्रष्टाचारी को पकड़ रहे हैं, हम आतंकवादियों को सफाया कर रहे हैं,
हम देश का चारों तरफ विकास कर रहे हैं। आज ये देखें कि रेलवे ट्रेन अगर देखी जाए तो जो रेलवे स्टेशन है, पहले रेलवे स्टेशन आज के रेलवे स्टेशन में कितना अंतर है, पहली ट्रेनों में आज की ट्रेनों में कितना अंतर है। पहले हमारी 60 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पर कोई गाड़ी नहीं चलती थी, आज 180 किलोमीटर की स्पीड पर वंदे मातरम चल रही है। आप ये देखें देश चारों तरफ तरक्की कर रहा है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, चाहे IT सेल का मामला हो, चाहे दवाइयों का मामला हो, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और जनता इसको देख रही है। और हर मुद्दे पर, हर चीज़ पर प्रधानमंत्री जी ध्यान है कि गरीब से गरीब लोगों का कैसे लाभ हो, गरीब से गरीब लोगों को कैसे हित हो। और वो जो लोग पैसे वाले हैं उनसे चीज़ें ले करके, अब उन्होंने गैस सिलेंडर लिया ना कि आप गैस सिलेंडर मुझसे माफ़ करवाए करके उन्होंने गरीबों को चूल्हे दिए नहीं दिए। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हमेशा ही जो सक्षम है उनसे लेकर के जहाँ आवश्यकता है उनको दिया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। सर, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? आज इतना पढ़ा लिखा युवक है फिर भी उसके पास काम धंधा नहीं है, तो महंगाई उसको इसलिए इतनी ज़्यादा लगती है क्योंकि अगर उस पर काम होगा उसके पास में तो शायद जैसा कि आपने कहा कि महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं वंदना जी, बिल्कुल अच्छा आपका क्वेश्चन है रोजगार का। आप देखो स्किल इंडिया, हम इसके लिए बच्चों को वो ट्रेन कर रहे हैं, उनको स्किल दे रहे हैं। आज जो हमारे युवा है इस चीज़ से उभरना पड़ेगा कि मुझे नौकरी चाहिए, उसको ये भी होना चाहिए मुझे नौकरी नहीं, मुझे अपना काम करना चाहिए। जिस क्षेत्र में भी उसको स्किल है उस क्षेत्र में उसको अपना काम शुरू करना चाहिए। और सरकार इसको पूरी तरीके से बढ़ावा दे रही है। लघु उद्योगों को सरकार बढ़ावा दे रही है, रेहड़ी पटरी वालों को सरकार लोन दे रही है, लघु उद्योग वालों को लोन दे रही है। वो चाहते हैं कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। और जब नौकरी देने वाले बनोगे तो आप अपना छोटा मोटा फैक्ट्री खोलो, छोटा मोटा उद्योग लगाओ, छोटी मोटी दुकान खोलो और वहाँ से आप कमा करके खुद भी कमाओ और औरों को भी कमाओ। हम बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने की योजना पर काम कर रहे हैं। हम रोज़गार देने की बात नहीं कर रहे, हम उनको इस लायक बना रहे कि वो लोगों को रोज़गार दें। और इस पर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा युवा भी इसमें बहुत कुछ इस बात को समझ रहा है। और दूसरी एक बात और है, देखो आपको मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम कहते हैं कि नौकरी चाहिए सरकारी और इलाज करने के लिए हॉस्पिटल कौन सा चाहिए, प्राइवेट। नौकरी चाहिए सरकारी, बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहिए, प्राइवेट स्कूल। नौकरी चाहिए सरकारी लेकिन हाथ में चाहिए मोबाइल फ़ोन प्राइवेट कंपनी का। जब आप ये मानसिकता से हमें बदलनी होगी, हमें ये मानसिकता करनी पड़ेगी कि सरकारी कंपनियां भी प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले पर कंप्यूटर पर सामने खड़ी हों, उनसे अच्छा प्रदर्शन करें और लोगों को ये लगे अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो हम सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज कराएंगे, सरकारी नौकरी चाहिए तो हम सरकारी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाएंगे। हम दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो हमारा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते, देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन सरकारी सेक्टर भी उसके साथ साथ कदम से कदम मिला करके चले और लोगों को विश्वास हो सरकारी पर भी, इस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। और जब दोनों चीज़ बराबर चलेंगी तो कहीं भी नौकरी की समस्या आएगी ही नहीं, सब जगह नौकरी हमें मिलेगी। सर, जैसा अभी आपने कहा कि पूरे विश्व में भारत की चर्चा है, भारत पूरे विश्व में विश्व बनने जा रहा है, तो जब भारत की चर्चा द अमेरिका के बड़े न्यूज़पेपर में द न्यूयॉर्क टाइम्स में हुई कि भारत में जो दिल्ली शहर है जो भारत की राजधानी है उसमें जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी है, इस तरह की तारीफ वहाँ लिखी गई, उसमें भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन? देखो जी, आप अगर कोई ऐड छपवाओ और उसको आप अपने पेट थपथपाओ वो बिल्कुल ठीक नहीं। और आप जहाँ पढ़ाई अच्छी है इसका आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या वस्तु स्थिति है सरकारी स्कूलों में? क्या सरकारी स्कूलों के 8th के बच्चों की स्थिति क्या है, 9th के बच्चों की स्थिति क्या है, 10th के बच्चों की स्थिति क्या है? जो बच्चे 9th में जाते हैं उनको हम एसओएल में क्यों भेज रहे हैं, 11th के बच्चों को एसओएल में क्यों भेज रहे हैं? आप मुझे ये, अगर मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चों ने, जितने बच्चों ने 8th क्लास पास करी, 9th क्लास में पढ़े, क्या उतने के उतने बच्चों ने 10th क्लास में बोर्ड के पेपर दिए? नहीं दिए। क्योंकि फिर आप उन बच्चों को एसओएल में भेज रहे हो, क्योंकि आपका शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। इसी तरीके से 11th के बच्चों को आप एसओएल में भेज रहे हो, क्यों 12th में आपका स्तर ठीक नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्यों ना, अगर ये पढ़ाई के का ढिंढोरा पीटते हैं तो सिर्फ एक ही काम कर लेना केजरीवाल जी, जितने बच्चों के 10th और 12th के सेंटर सरकारी स्कूलों के बच्चों के सेंटर प्राइवेट स्कूलों में गिर दें, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के सेंटर सरकारी स्कूलों में गिर दें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
आज तो ये तूने भी बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने भी नहीं बच्चों को पढ़ाया, मंत्री जी को रिजल्ट अच्छा देना है, जनता में झूठी वाहवाही लूटनी है, तू भी नकल करा ले, मैं भी नकल करा लूँ और बच्चों को पास करके जो है हम झूठी वाहवाही लूट लें। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ से चिंतित है कि हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम देश का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। हम देश के भविष्य को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। हम झूठे वाहवाही में विश्वास नहीं करते, हम काम पर विश्वास करते हैं। हम देश का भविष्य बचाना चाहते हैं, झूठी वाहवाही नहीं ले